पूरा देश इस समय कोविड की दूसरी लहर की चपेट में है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दवाओं की कमी हो रही है। इस बीमारी से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर के भी चर्चा हो रही है। वैक्सीन बनाई जा रही है, देश में वैक्सीन भी बनी, वैक्सीन लगाई जा रही है और अब देश ने इस कोविड के संक्रमण के इलाज के लिए एक ऐसी दवा तैयार की है जो काफी मरीजों की जान बचाने में सहायक हो सकती है। उनको ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों पर रोक लगा सकती है। और एक ऐसा संस्थान, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, जिसको हम आमतौर पर सैनिकों से जुड़े साजो सामान की तकनीकी गुणवत्ता बढ़ाने और इन सब चीजों से जुड़े हुए क्षेत्र में जानते हैं, उसके इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अप्लाइड साइंसेज ने मिल करके एक ऐसी दवा 2DG जिसे कहा जा रहा है, उसको तैयार किया है, जो काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनिल मिश्रा हमारे साथ हैं। सर, आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, ये भारतीय वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिस तरीके से हमने स्वदेश में टीका तैयार किया, उस तरीके से हमने एक ऐसी दवा तैयार की है जो मरीजों की जान बचाने में काफी कामयाब होगी, काफी कारगर साबित होगी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि इस दवा को तैयार करने की, इस दवा की यात्रा क्या रही, कब से आपने इस पर काम शुरू किया, कितने दिनों में तैयार हुई और कैसे ये पूरा सफर रहा इस दवा को तैयार करने का? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमको ऑल इंडिया से जोड़ने के लिए आकाशवाणी पे। इस दवा का सफर कुछ 15-20 साल से चल रहा था हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, डीआरडीओ के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और उसमें जो हमारे सबसे पहले एक प्रोफेसर विनय जैन निदेशक हुआ करते थे, जो कि जर्मनी से पीएचडी किए थे, और उन्हीं का ये मॉलिक्यूल था जो वो यहाँ लेकर के आए थे। इसका पहला उद्देश्य ये था कि उस समय जो ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए हमारे पास कोई एडजुवेंट नहीं थी, क्योंकि वो बड़े सॉलिड ट्यूमर और बड़े ही रेजिस्टेंट होते थे, चाहे वो कीमो से हो चाहे रेडिएशन से हो। तो उस प्रक्रिया में उन्होंने इस दवा का प्रयोग किया और प्रयोग करने से उनको ये सफलता मिली कि हम जो ट्यूमर को सॉलिड है, जिसमें वेस्कुलराइजेशन नहीं है, उसको हम सेंसिटिव बना सकते हैं रेडिएशन के लिए और कीमो के लिए। तो ये इस तरह का काम इसमें ऑन्कोलॉजी में, न्यूरो ऑन्कोलॉजी में बहुत पहले से चल रहा था। लेकिन जब ये कोरोना का दौर आया इस देश में, उस वक्त मेरे दो वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट और सुधीर चांदना ने, जो इस काम को इस आयाम पे लाने की कोशिश करी कि जो मैकेनिज्म कैंसर सेल के लिए है कि उसको भी बहुत सारे ग्लूकोज की जरूरत होती है जब मल्टीप्लाई होते हैं, वैसे ही जितने भी वायरस या जितने भी बैक्टीरिया, चाहे जो इस तरह की स्ट्रेन जो बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है जिनको, तो जितनी ज्यादा डिवाइड हो गए, जितने मल्टीप्लिकेशन होगा उतनी उनको एनर्जी की जरूरत होगी। यह एनर्जी की आपूर्ति कहाँ से होगी, इसके लिए उन्होंने एक हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टर कहा जाता है, जिसे को ग्लूट रिसेप्टर कहते हैं, उस ग्लूट रिसेप्टर के माध्यम से ये दवाएं अंदर जाती हैं और मिलता रहता है उनको, ये ग्लूकोज उनको अपटेक होती रहती है, जिससे वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो उसी का एक एनालॉग जो है ग्लूकोज का 2-डीऑक्सी ग्लूकोज है, जो कि ग्लूकोज की तरफ से दिखता है पर ग्लूकोज है नहीं। तो उसमें इतने ज्यादा रिसेप्टर होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, जो उस डीऑक्सी ग्लूकोज को उसको लेने में बहुत ज्यादा चाहिए, तो उसको बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं, जिससे कि वो आकर के उसके अंदर ट्रैप हो जाता है वायरस के अंदर। और जैसे वो ट्रैप होता है, वो उसकी वहीं पे सेल की प्रोलिफरेशन की प्रोसेस है, उसकी डिवाइड होने की जो प्रोसेस होती है, वो वहीं पे अरेस्ट हो जाती है। तो इस काम को करने के लिए हमारे दो वैज्ञानिक अप्रैल 2020 में, अब जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसी समय ये अपना सफर शुरू हुआ। और हमारे जो चेयरमैन है डीआरडीओ के, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने, उन्होंने स्पेशल एयरक्राफ्ट से हमारे दो वैज्ञानिकों को हैदराबाद भेजा, जिसमें कि वो गए वहाँ पे सेल लाइन पे काम किया जो वायरस के थे, कोविड के सार्स के, और उनको बहुत अच्छी सफलता मिली। और उस सफलता के कारण सिंस यह मॉलिक्यूल जो है पहले ही ऑन्कोलॉजी के लिए रेडी लैब को ट्रांसफर हो चुका था और हमने फेज 2 ट्रायल्स कंप्लीट कर चुके थे, हमें इसको क्लियरेंस मिलने के लिए फेज 2 ट्रायल्स के लिए ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया से कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन ये पूरा प्रोसेस जो है पिछले 1 साल के अथक प्रयास से आज आपके सामने प्रस्तुत है। तो इसमें बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत सारे इसमें भाग दौड़ रही, इसमें बहुत सारी चीजें जो थी जो उपलब्ध नहीं थी लॉकडाउन में, लेकिन फिर भी हमारे वैज्ञानिक अपना अथक प्रयत्न करके इसको इस आयाम पे लाए कि पिछले 10 दिन के अंदर उनको ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने फेज 3 ट्रायल्स के बाद जो रिजल्ट बड़े ही इंकरेजिंग थे, इन्होंने कहा कि हाँ, आप इमरजेंसी में इस मॉलिक्यूल को यूज कर सकते हैं। जो सीवियर मॉडरेट जो भी पेशेंट हैं, चाहे जो बहुत ही
क्रिटिकल हैं, उनके भी केस में आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। और सुविधाएं कुछ हुई, क्योंकि जब लॉकडाउन था उसके बाद फिर कोविड की जो वेव थी थोड़ी कम हुई, तो पेशेंट रिक्रूट करना थोड़ा समय लगा, लेकिन रेडी लैब इसमें बड़ा ही एग्रेसिव था और हमने करीब 12 राज्यों में इसका परीक्षण किया। बहुत ही सराहनीय रिजल्ट मिला, जिसके कारण आज हम इस करार पे हैं कि इस मॉलिक्यूल को यूज कर सकते हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के वैज्ञानिकों के लिए भी, डीआरडीओ के लिए भी, आपके लिए भी, कि किस तरीके से 1 साल से भी कम समय में एक ऐसी दवा तैयार की गई जो मरीजों की जान बचाने में कामयाब साबित हो सकती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये दवा कितनी असरदार होगी? क्या इसका दूसरे म्यूटेंट जो अलग अलग वेरिएंट कहे जाते हैं कोविड के, क्या उन पर भी ये उतनी ही असरदार होगी? इसकी और ये बाकी दवाओं से कैसे अलग होगी? क्योंकि दवाओं को लेकर के बहुत ही स्पष्टता अभी तक वैज्ञानिक बिरादरी में भी नहीं है। कभी रेमडेसिविर से जान बचाने की बात होती है, कभी उसको खारिज किया जाता है। एक समय में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन थी। तो ऐसे दवाओं को लेकर के कई बहुत स्पष्ट स्थिति अभी भी नहीं है, लेकिन ये दवा उनसे अलग कैसे होगी और कितनी कारगर साबित होगी? क्या दूसरे स्ट्रेन पर भी कारगर होगी? जी तिवारी जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जब हमने इस मॉलिक्यूल का प्रयोग किया, तो अब कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है, जो मार्केट में है या चाहे आज की तारीख में यूज हो रहा है, चाहे रिसर्च चलती है, उसके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते नहीं है, होते 3 ही तरह के हैं। चाहे वो लिपिड हो, चाहे वो अमीनो एसिड हो, चाहे वो न्यूक्लियोसाइड्स हो। यही 3 तरह के वेराइटीज होते हैं। इसी 3 तरह पे हम काम करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल यूज हो सकता है। उसमें ग्लाइकोप्रोटीन जो ग्लूकोज बेस्ड, जिसको कहते हैं ग्लूकोज रिसेप्टर बेस्ड है, वो इसका एक पाथवे है। उस पाथवे को हम लोगों ने एक्सप्लॉइट किया और इसकी एफिकेसी हमें मिली कि 70 से 80% किलिंग में, और रिकवरी टाइम जो है, जो सब जितने भी नॉन कंपाउंड हैं, चाहे मॉलिक्यूल हैं, चाहे वो अमीनो एसिड बेस्ड हो, चाहे क्लोरोक्वीन बेस्ड हो, चाहे वो न्यूक्लियोसाइड्स बेस्ड हो, उनके कंपैरिजन में इसकी एफिशिएंसी बिल्कुल उनके बराबर है, उनकी इक्विवेलेंट है और हमको बहुत ही इंकरेजिंग रिजल्ट मिला है। रहा सवाल ये कि जो जितने वेरिएंट की बात कर रहे हैं, जो भी वेरिएंट होगा उसको तो फूड चाहिए ही चाहिए, और फूड चाहिए वो एनर्जी डिपेंडेंट होती है, उसका मल्टीप्लिकेशन होती है। तो सिंस जब ये मल्टीप्लाई होते हैं, उस समय उनको ग्लूकोज अपटेक बढ़ जाती है और इतने ज्यादा रिसेप्टर के उनके चारों तरफ से आयाम होते हैं जाने के लिए, तो चाहे वेरिएंट कोई भी हो, फूड तो चाहिए चाहिए। तो वो जब भी इस ग्लूकोज को लेगा, जो कि एनालॉग है, रियल ग्लूकोज नहीं है, तो उसके अरेस्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, चाहे वेरिएंट कोई भी हो। जी डॉक्टर साहब, एक चीज एक लेमैन के नजरिए से अगर हम देखें, आपने तकनीकी भाषा में इस बात को समझाया, एक लेमैन के नजरिए से हम अगर देखना चाहें कि कोई व्यक्ति जिसका कोई रिश्तेदार वो स्वयं अगर वो बीमार है, तो अलग अलग स्टेजों में अलग अलग दवाओं का रिकमेंडेशन डॉक्टर्स कहते हैं। कभी स्टेरॉइड की बात होती है ताकि संक्रमण को रोका जा सके, कभी रेमडेसिविर की बात होती है। जो 2DG ड्रग होगी वो किस तरीके से और किस समय पर मरीज की जान बचाने में, और खास तौर पर जो इसका महत्वपूर्ण पक्ष है वो ऑक्सीजन की कमी से, जो हाइपोक्सिया की वजह से मौतें हो रही हैं, जो ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, उसको कम करने में, उसका जो लोड है वो कम करने में किस तरीके से कामयाब होगी? तो अगर आप देखें कि जितने भी ड्रग नोन है, उनकी भी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट इसी के बराबर है जो हमने ये 2-डीऑक्सी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। जहां तक रहा सवाल ऑक्सीजनेशन का, अगर हम वायरस को प्रोपोगेट होने से और मल्टीप्लाई होने से रोकते हैं, इट मीन्स कि हम ऑक्सीजन की कमी को भी कम कर रहे हैं, कि वो ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देगा। क्योंकि जब वो मल्टीप्लाई होगा तो उसको भी ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको फूड भी चाहिए, जो हमारी बॉडी से ही ले रहा है। तो अगर हम उस प्रोसेस को ही शट डाउन करते हैं, उस प्रोसेस को ही हम क्लोज करते हैं, तो ये सारी प्रक्रिया जो मेरी सेल्स हैं जो परफॉर्म कर रही हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और हम जो ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, वो वेस्कुलराइजेशन भी हो जाता है, इसलिए हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है और एनर्जी की डिप्लीशन नहीं होती है। क्योंकि जो भी एनर्जी हमको बॉडी को मिलनी चाहिए वो वायरस ले रहा था, तो हमने उसको मिमिक किया। उसको हमने कहा कि हम आपको ग्लूकोज दे रहे हैं, लेकिन ग्लूकोज का एनालॉग है, रियल में ग्लूकोज नहीं है। जब ये उसको अपटेक करता है तो उसकी अरेस्ट होती है, वो किल होता है, उसकी प्रोग्रेशन की प्रोसेस कम होती है और फिर उसके आगे कोई भी प्रोसेस मूव नहीं करती है, तो वायरल लोड जो होता है वो कम हो जाता है, जो कि हमने एक्स वीवो में देखा है, इन वीवो में भी देखा है, और जो पेशेंट जितने थे उनकी रिकवरी में भी देखा है। तो इसे हम एक जीवन रक्षक दवा मान सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं कि एक एडजुवेंट की तरह से ऐसी दवा होगी जो कि हमें सहयोगी बन सकती है और जीवन दान में काम आ सकती है।
डॉक्टर साहब, एक चीज और आपसे जाननी थी कि इस दवा को लेकर के उत्सुकता है और लोग जानना चाहते हैं, जिस तरीके से महामारी फैली हुई है, लोग जानना चाहते हैं कि ये कब तक उपलब्ध होगी। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि ये सैशे के जरिए आपको लेनी होगी शरीर में, तो इसकी आम लोगों की कीमत इसकी आम लोगों की पहुंच में होगी, नहीं होगी। हालांकि आप इसके तकनीकी पक्ष से जुड़े हुए हैं, लेकिन तब भी हम ये जानना चाहेंगे कि ये कब तक अवेलेबल हो जाएगी, रिटेल में किस तरीके से मिलेगी। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, क्योंकि हमारे देश में हर आदमी की एक क्षमता होती है। उस क्षमता को रखते हुए अगर देश में कोई चीज बनाती है तो ये जरूर है कि ये ध्यान में रखा जाता है कि कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो इसको एफोर्ड कर सकती है, चाहे उसके पहुंच में हो। तो ये सारा ध्यान में रखते हुए हमें बहुत विश्वास है कि जो हमारे कोलैबोरेटर है रेड्डी लैब के, जरूर इस पे सोच रहे होंगे कि आम आदमी तक पहुंचे। इसकी प्राइसिंग और एवरीथिंग वो लोग फाइंड आउट कर रहे होंगे, अच्छे से सोच रहे होंगे कि भाई हर आदमी तक पहुंचे। और जहां तक कब तक पहुंचने की बात है, हमें जो कुछ एक बातें पता चली हैं कि बहुत सून, मतलब विद इन 10 to 7 days इट विल कम इन द मार्केट, जो कि आना चाहिए। क्योंकि अगर पिछले सैटरडे का आप न्यूज पढ़े, पिछले सैटरडे का, तो उसमें हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा था कि 7 से 10 दिन में आने की संभावना है। अब ये लॉजिस्टिक और सारा कुछ जो मिल करके सारी अथॉरिटी जो है आपस में फाइंड आउट कर रही हैं कि कितनी जल्दी इसको मार्केट में पहुंचा सके, कितनी जल्दी इसको लोगों तक पहुंचा सके। जी डॉक्टर साहब, एक छोटा सा इसी से जुड़ा हुआ ये पक्ष है कि अगर आप इसे देश की उपलब्धि वैज्ञानिक क्षेत्र में ये कितनी बड़ी मानी जाएगी, खासतौर पर जब पूरी दुनिया इस कोविड महामारी का इलाज खोजने की कोशिश कर रही है, वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रही है, और इलाज को लेकर के अभी भी, जैसा कि हमारी पहले भी बातचीत में हमने कहा, कि कोई सेट प्रैक्टिस अभी तक इसकी डेवलप नहीं हुई है। आप इस वैज्ञानिक उपलब्धि को, दुनिया में भारत की इस उपलब्धि को किस स्तर तक मापते हैं? कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए वैज्ञानिक क्षेत्र? मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि ये पहला ऐसा ड्रग होगा जो कि एक लैब से रिपर्पज होकर के आज की तारीख में क्लिनिकल ट्रायल्स पास करके और ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया से हमें अप्रूवल मिल गई है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां बहुत सारे ड्रग्स को ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया परमिशन नहीं देता है, तो हमारे लिए भारत में बनी हुई ये चीज जो एक रिपर्पज की हुई ड्रग है, जो मार्केट में भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी ड्रग है हमारे पास जिसको हम कभी रिपर्पज करने के लिए सोचे नहीं। तो अगर हमारे वैज्ञानिकों ने सोचा है तो ये बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये भारत के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, इसमें जो क्लिनिकल ट्रायल की बात हो रही है, कुछ हलकों में ये सवाल उठे हैं कि क्या इसको पर्याप्त क्लिनिकल ट्रायल का मौका दिया गया? कहीं आनन फानन में तो इस दवा को नहीं लाया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन मिलती है तो उसमें ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो है ना, उसको बड़ी उसकी कॉग्निजेंस होती है इसमें, और वो सहमति होती है, और वही डिसाइड करते हैं कि कितने पॉपुलेशन में, कितने लोगों में ये करना है, जो कि सफिशिएंट होगा हमें इसको इमरजेंसी में या लॉन्च करने के लिए। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो एक सेट रूल्स एंड रेगुलेशन है जो ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया की तरफ से बनाई गई है। उसको हमारे जो ये ड्रग है वो बिल्कुल मीट करता है और वो क्राइटेरिया को भी मीट करता है। सर, एक अंतिम सवाल, आप इस संस्थान के निदेशक हैं जिसने इस दवा को तैयार किया है। आप टीम लीडर आपको कहा जा सकता है, आपको नायक भी कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बलिया के एक छोटे से गांव से आज इतनी बड़ी दवा को आम लोगों तक पहुंचाने की जो प्रेरणा है वो आपको कहां से मिली, और आपका ये सफर कैसा रहा, इतने जिसे कहा जाए कि बिल्कुल छोटे से गांव से लेकर के इतने बड़े संस्थान के निदेशक बनने तक का? तो मैं एक चीज तिवारी जी आपसे बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि न तो मैं नायक हूँ, न तो मैं इसका आविष्कारक हूँ। मैं इस आपके माध्यम से चाहता हूँ कि ये सभी तक पहुंचे और ये खंडन हो कि मैं सिर्फ इस इंस्टीट्यूट का निदेशक हूँ, और इस इंस्टीट्यूट के निदेशक होने के नाते जो भी हमारे वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया है, पूरी की पूरी क्रेडिट और वो सराहनीय के पात्र हैं। हमारी उनकी बधाई है उनको कि ये उस काम को सफल किए हैं। मैं सिर्फ एक ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ से कि हम लोग कॉलेज स्कूल की समस्याएं थी, पढ़ाई लिखाई की समस्याएं थी, और माँ बाप का आशीर्वाद था, हमारे घर के लोगों का आशीर्वाद था, और टीचरों का आशीर्वाद था कि आज मैं एक ऐसे संस्थान की, जो हिंदुस्तान की पहली संस्थान है जहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन इंडिया में शुरू हुई, और उस संस्थान का एक निदेशक बनना हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि मुझे उसका कार्यभार दिया गया है। जो कि इसी इंस्टीट्यूट से जितने भी न्यूक्लियर मेडिसिन के डॉक्टर जो पास आउट हुए हों, एम्स के चाहे हेड हो, चाहे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के जो विभागाध्यक्ष हो न्यूक्लियर मेडिसिन के, वो हमारे संस्थान से
पढ़े हैं, यहीं से पढ़ के आए हैं, और उस संस्थान का डायरेक्टर होना, निदेशक होना हमारे लिए तो गौरव की बात है। और इस ऐसे वैज्ञानिकों को जिनके साथ करना जो बहुत ही मेधावी हैं, और उनको मुझे लीड करने का मौका मिलता है। मैं बहुत ही खुश हूँ इस चीज को लेकर के, और मेरा सौभाग्य है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि जो भी काम किया गया, ना मैं तो नायक हूँ, ना तो मैं उसका हीरो हूँ, सिर्फ मैं एक इंस्टीट्यूट का निदेशक और उनका सहयोगी हूँ, जो मिलके हम काम करते हैं। जी, और बिल्कुल नायक की भी यही खूबी होती है, यही खासियत होती है कि वो अपनी उपलब्धियों का श्रेय जो है अपने साथियों और अपनी टीम को देता है। सर, आपने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत की और इस दवा को लेकर के लोगों के मन में जो सवाल, उत्कंठाएं और आकांक्षाएं थी, जो उनके विचार थे, उनको सवालों को जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे जोड़ने के लिए आपके साथ।